नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि खेती किसानी में आपको मदद मिल सके और भी ज्यादा आपको जानकारी इस क्षेत्र के बारे में हासिल हो सके। तो आइए आपको अवगत करवा दें हमारे आज के कार्यक्रम के विषयों से। आज हम बात करने वाले हैं खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन के बारे में और साथ ही बात होगी कृषि शिक्षा एवं रोजगार की। इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800113060, 1800113061। जब भी आप इन नंबर्स पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। केवल आपसे एक छोटा सा निवेदन, जब भी हमें फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें जिस दौरान आप अपना प्रश्न खास तौर से पूछ रहे हो हमारे विशेषज्ञों से। और अब आइए आपका परिचय करवा देते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से। हमें खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन पर ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर SC दुबे जी, और इसके साथ ही कृषि शिक्षा एवं रोजगार पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर MK सलूजा जी। और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। धन्यवाद। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर दुबे का। डॉक्टर दुबे, खरीफ फसलों में अगर हम बात करें काफी सारी मुख्य फसलें हैं जो वो आती हैं। अगर हम बात करें पारंपरिक फसलों की या फिर अगर हम बात करें सब्जियों की, तो मैं चाहूंगी सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि खरीफ फसलों में इस वक्त कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो खेतों में लगी हैं, चाहे पारंपरिक मोटा अनाज की फसलें हो या फिर सब्जी फसल हो। अभी जो पारंपरिक फसलों में अगर कहें तो धान, बाजरा, मक्का, और दलहनी फसलों में देखें तो अरहर और मूंग उड़द की फसलें लगी हैं किसान के यहाँ। और सब्जियों में देखें तो सभी कुकर बिट्स वाली जितनी लत्तरदार जितनी भी फसलें होती हैं, तरोई, झींगा, करेला और फ्रेंच बीन जो है, सेम भी लगी होगी कहीं कहीं, शिमला मिर्च है, और सबसे महत्वपूर्ण जो है टमाटर और बैगन की फसलें इस समय सब्जियों में लगी हुई हैं। और साथ ही साथ कुछ सब्जियां जो है आजकल तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में होती हैं, जो ग्रीन हाउस में की जाती हैं, पॉली हाउसेस में, वो भी लगी हुई हैं इस समय जो है। बिल्कुल। तो अभी आपने जाना कि कौन कौन सी पारंपरिक फसलें ऐसी हैं जो इस वक्त खेतों में लगी हैं और कौन कौन सी सब्जी फसल है। अब इनके अंदर आपने रोग प्रबंधन कैसे करना है अगर किसी तरीके का कोई रोग लगा है, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल जो है वो रोग रहित रहे, तो कैसे आपने देखरेख करनी है, ये तमाम जानकारियां हम हासिल करेंगे डॉक्टर दुबे से। लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। फसलों में रोग प्रबंधन करके किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बात अगर सब्जी फसलों की करें तो खीरा, लौकी और काशी फल में आर्द्र पतन रोग लगता है। ये एक मृदा जनित रोग है। आर्द्र पतन रोग नई पौध या बीजांकुरों का सामान्य रोग है। ये रोग उन सभी जगहों पर मिलता है जहाँ नमी की मात्रा अधिक होती है, साथ ही जहां खेतों में जल निकासी का उचित साधन नहीं होता। समय पर इस रोग पर नियंत्रण नहीं करने से ये फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। इस रोग के होने पर अंकुरण पूर्व अवस्था में नए अंकुरित पौधे मृदा की सतह से बाहर निकलने से पहले ही मर जाते हैं, बीज गल जाता है। इस रोग से बचाव के लिए नर्सरी के लिए उभरी हुई बीज शैया तैयार करनी चाहिए जिससे जल निकास आसानी से हो सके। नर्सरी की मृदा हल्की बलुई होनी चाहिए। बीजों को घना नहीं बोना चाहिए, यानी पौधे से पौधे का उचित अंतराल या दूरी रखें। उचित जल निकास के साथ फसल की जरूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई करनी चाहिए। शुष्क म्लानी और जड़ गलन रोग कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाला रोग है। ये रोग जमीन में मौजूद कवक से फैलता है। इस रोग से फसल किसी भी अवस्था में ग्रसित हो सकती है। इस रोग के होने पर शुरुआत में पौधे पीले दिखाई देते हैं, पर पोशी की जड़ों और स्तंभ का निचला भाग शुष्क विगलन से नष्ट हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए खेत की सफाई रखें, रोगी पौधों को उखाड़कर अलग कर दें। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट और अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर सलूजा का, और इनसे आज हम खासतौर से जानकारी हासिल करने वाले हैं कृषि शिक्षा के बारे में। डॉक्टर सलूजा, जैसे कि हर एक क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करना जरूरी होता है अगर आपने आगे अपने भविष्य को सुधारना है। कृषि शिक्षा की जहां तक हम बात करते हैं, इसके अंदर जो शिक्षा हासिल है वो करना जरूरी क्यों है? सबसे पहले तो मैं हेलो किसान को बधाई देना चाहता हूं
क्योंकि इस विषय को लिया है। अभी 12वीं के रिजल्ट आए हैं और कई किसान साथी भी अपने बच्चों के लिए सोच रहे होंगे कि कृषि क्षेत्र में उनको आगे भेजे नहीं भेजे। तो सबसे पहले बधाई देता हूँ। आपने ठीक बोला कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है। इसके अलावा हम देखें कृषि का जो एक अपना महत्व है हमारे कंट्री में, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में, और देखें या लाइवलीहुड सिक्योरिटी है या सबसे इम्पोर्टेंट जो फूड सिक्योरिटी है। इस समय हमको कितना हमारा कंट्री ने प्रोग्रेस किया है, लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने जो किया है कि हमको 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल करनी है। साथ में जो न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हमारे कंट्री में, इस समय हमको जो ज़रूरत है ऐसी खेती की ज़रूरत है जिसमें कि ट्रेडिशनल नॉलेज और जो न्यू इन्वेंशन हो रहे हैं, जैसे जो सीड्स में आ रहे हैं या जो प्लांट प्रोटेक्शंस में आधुनिक तौर तरीके, आधुनिक तौर, उन सब में हमको साथ लेके चलना है। उसके लिए जो है शिक्षा जो है उसमें किसानों का और जो नया युवक है वो जब साथ में होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जो सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर और जो क्राइसिस है जो वाटर मैनेजमेंट में या एनर्जी क्राइसिस, उन सबको हम अच्छी तरह एड्रेस कर पाएंगे और हमारा एक दो जो हमारा पहले के बोलते थे कि सोने की चिड़िया है वो हम प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल। तो इसमें मोटा मोटा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि किसानों के जो एक्सपीरियंस है उनके साथ अगर हम टेक्नोलॉजी को भी अपनाते हैं, युवा भी अगर जुड़ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर हम कृषि के क्षेत्र में और भी ज़्यादा सफलता जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में भी डॉक्टर सलूजा आपसे जानकारी आगे भी हासिल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में बहुत से अवसर खोजे जा सकते हैं। हमारे देश में आधी से ज्यादा आबादी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। ऐसे में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है। कृषि शिक्षा से युवा सशक्त तो बनेंगे ही, साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार और देश में मौजूद कृषि विश्वविद्यालय भी कृषि शिक्षा देने और इसे आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। देश में 1877 में पहली बार कृषि शिक्षा की जरूरत महसूस की गई और इस तरह सईदापेट में पहले कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई। देश के दूसरे कुछ हिस्सों में कृषि शिक्षा को इंजीनियरिंग विद्यालयों में शुरू किया गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बड़े अनुसंधान संस्थान की जरूरत पेश आई। 1905 में ये सपना भी पूरा हो गया और पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हो गई। वर्तमान में 99 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 66 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिसमें शिक्षा ले रहे युवा एक उन्नतशील देश को रूप देने में लगे हुए हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि अब खेती सिर्फ आजीविका का साधन मात्र नहीं है, बल्कि देश के विकास में अहम भूमिका भी निभा रही है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट और आपको एक बार फिर से बता दें, आज हम जिन विषयों पर अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं वो है खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन और साथ ही बात हो रही है कृषि शिक्षा और रोजगार की। इन दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं बेहिचक फोन कीजिए। टोल फ्री नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, 1800-113060 और 61। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, राकेश जी बाराबंकी से। आइए जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। जी, कृषि शिक्षा के संबंध में क्या जानकारी हासिल करना चाहते हैं? तो इनका ये कहना है कि कृषि शिक्षा के संबंध में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। डॉक्टर सलूजा, यहाँ पर मैं एक सवाल यहाँ पर आपके साथ जोड़ना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में कृषि शिक्षा की, तो ऐसे कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना जो है वो करना पड़ता है? और साथ ही मैं चाहूंगी कि राकेश जी को भी आप इससे जो मिलती जुलती जानकारी है वो मुहैया कराएं। देखिए, कृषि के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा जो चुनौती है कि कोई भी यूथ जो है एग्रीकल्चर में जाना नहीं चाहता है। पता नहीं कि वो कृषि को, उसका एक रीज़न ये है कि वो कृषि एज ए एंटरप्रेन्योरशिप या उसका एज ए प्रॉफिट मेकिंग पूरी तरह एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। जबकि
अब जो ट्रेंड आ रहा है जी। उसमें कई जो हमारी जो नई स्कीम प्राइम मिनिस्टर जी ने शुरू की हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, आत्मनिर्भर है, लोकल फॉर वोकल है, उससे और जो काफ़ी जो स्कीम्स है उससे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ने से, तो ये एक चैलेंज है कि कैसे हम लोगों यूथ को अट्रैक्ट करें। और उसका यही है कि इट शुड बी बहुत मनी प्रोड्यूस होना चाहिए, साथ में क्रिएटिविटी और इनोवेटिव भी होना चाहिए, क्योंकि जो आज का युवक है उसको काफ़ी ज्ञान सोशल मीडिया से या ऑनलाइन मिल जाता है, तो वो उसको चाहता है कि उसको अप्लाई करना चाहता है। अगर वो ट्रेडिशनल मेथड से करेगा तो नहीं सक्सेस होगा। तो जब हम न्यू चैलेंजेस उसके सामने रखते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी रखते हैं, तो उसको वो अडॉप्ट करता है और उसके लिए एक चैलेंजिंग जॉब होता है, तो वो उसको आगे ले जाता है। तो द मेन क्राइटेरिया शुड बी कि इट शुड बी मोर इनकम जनरेशन हो और उसको रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए। और इसके लिए जो भी ICAR ने इसको एज ए प्रोफेशनल डिग्री अनाउंस कर दिया है कि नाउ दिस हैज बीन BSc एग्रीकल्चर और अलाइड सब्जेक्ट्स आर नोन एज ए इक्विवेलेंट टू प्रोफेशनल डिग्री, जिसमें कि हमारे इंजीनियरिंग या मेडिसिन जो है उसके इक्विवेलेंट इनको काउंट किया गया है। तो उससे जब ये उनको उसको इनकम मिलेगी, उसको अपना एप्लीकेशन ऑफ द माइंड जो डिजिटल टेक्नोलॉजी जब यूज करेगा और रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में, तो ऑटोमेटिकली कृषि क्षेत्र में आएगा। अब इनका जो सवाल है कि कृषि क्षेत्र में पूछना चाहते थे, कृषि क्षेत्र में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि आप डिग्री कर सकते हैं, उसमें भी BSc एग्रीकल्चर है, वेटनरी है, डेयरी साइंस है, होम साइंस है, उसको हम कम्युनिटी एजुकेशन बोलते हैं। इस तरह से फिशरीज है, जो कि आजकल की जो प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे फिशरीज में, डेयरिंग में जिनका है, तो इनमें वो एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज भी इनकरेज कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी और शुरू होने चाहिए। और ऑनलाइन में भी काफ़ी प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर हो रहे हैं एग्रीकल्चर से। इसके बारे में भी हम यहाँ पर जरूर बात करेंगे डॉक्टर सलूजा। अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं रोहित जी, सिवनी मध्य प्रदेश से। उनका सवाल जानते हैं। हेलो रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए और सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगी अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी हेलो जी रोहित जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं, बताइए क्या जानना चाहेंगे। जी मैम, क्या कहने हैं सर, वो धान जो है वो ऑटोमेटिक यानी कि पीली हो रही है, और जी धान जो है पीली हो रही है ऑटोमेटिक, और यानी कि फिर वो खत्म हो जाती है। ठीक है, धान पीली पड़ रही है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। मैं ठाकुर जी इसको बताऊंगा कि जो धान पीला होता है उसका कई कारण होता है। या तो उसमें रोग लग रहा हो, या छोटा रह जा रहा हो और पीला हो रहा है तो सूत्रकृमि रोग भी लगता है, या वो अगर कुछ पैचेज में यानी कुछ कुछ गोलाई में खेत में कहीं कहीं हो रहे हैं कि पूरी खेत में एक तरह से हो रहे हैं, वो भी देख करके पता चलता है कि या सीथ ब्लाइट हो रही है, या कुछ पोषक तत्वों की कमी से भी, जो नत्रजन की कमी होती है उससे भी, जिंक की कमी होती है उससे भी पीला होता है। तो मैं ठाकुर जी को बताऊंगा कि अच्छे तरह से वो नीचे की पत्तियां पीली हो रही हैं, ऊपर की पत्ती पीली हो रही हैं, कि छोटा होके पीला हो रहा है या नहीं बता पा रहे हैं, तो मेरा एक सलाह है कि वो रोगी पौधे को ले जा कर के बगल में अगर कोई किसी विज्ञान केंद्र हो या कृषि का कोई भी संस्थान हो तो उसको दिखाएं। अनावश्यक रूप से किसी दवा का प्रयोग न करें, क्योंकि पौधों में जब तक आदमियों की तरह जब तक निदान अच्छी तरह नहीं होता है, रोग का कारण नहीं पता चलता है, जो उनकी समस्या है उसका निदान नहीं होगा, तब तक उसका उपचार करना संभव नहीं होता है। इस नाते मैं यहाँ उनको ऐसे ही कुछ बताना उचित नहीं समझूंगा कि जिस हिसाब से अगर लक्षण वो अच्छी तरह बताते कि पीला हो रहा है, जैसे सीथ में रॉटिंग हो के पीला हो रहा है, या पौधे छोटे हो जा रहे हैं और पीले हो रहे हैं, क्योंकि इसमें वायरल डिजीज भी आती है, वायरस से डिजीज लगती है, टुंगरू उससे भी पीला होता है, रूट नॉट नेमेटोड होता है उससे भी पीला होता है, पोषक तत्वों की कमी। तो इसका निदान करा लें पहले, तभी वो कोई उपचार इसका करें जो ज़्यादा अच्छा होगा। जो जी वहीं डॉक्टर दुबे, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मॉनसून जो है वो इस वक्त पूरे देश में जो है वो छा रखा है, और
जो हमारी फसलें हैं वो भी खेत में खड़ी हैं, ऐसे में कौन कौन से रोग हैं जो कि धान की फसल, बाजरा की फसल और मक्का की फसल में हो सकते हैं और किसान कैसे उनका नियंत्रण करें? मैं चाहूंगी कि आप एक एक फसल के बारे में बताएं। वो जैसे धान की फसल में जो इस समय रोग लगने, प्रमुख जो रोग लगेंगे, अभी एक ब्लास्ट लगता है, प्रध्वंस या झुलसा, जिसको किसान भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और दूसरा एक भूरी चित्ती रोग लगता है, जिसमें पत्तियों पर भूरा भूरा गोला आँख के तरह के धब्बे बन जाते हैं, और झुलसा में जो है नाव के आकार के धब्बे बनते हैं और जो आपस में मिल करके धीरे धीरे पूरे पत्ती को सुखा देते हैं। तीसरा एक सीथ ब्लाइट करके रोग लगता है, जो जैसे लगता है कि गर्म पानी सीथ पर डाल दिया गया है, यानी जो पत्तियों के नीचे जो तने के ऊपर जो है गर्म पानी डाल दिया गया हो, और वो धीरे धीरे उनका जो है वहाँ से पौधा सड़ने लगता है, और बालियाँ अगर नहीं निकली हैं तो बाली भी निकलती हैं, वो काली निकलती हैं जो है। और अभी कुछ समय बाद जब बालियाँ निकलने लगेंगी, खास करके पिछले साल जैसे देखा गया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में और भी कुछ इलाकों में फॉल्स स्पॉट जो है आभासी कंड जिसको कहते हैं, जिसमें सुनहरे कुछ दाने जो है बालियों में सुनहरे हो जाते हैं, ये कुछ प्रमुख रूप से जो धान में लगने वाली, इधर जो पंजाब और हरियाणा में देखा जाए, जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बकानी डिजीज लगता है, जिसमें वो अभी किसान भाई पूछ रहे थे कि अगर छोटा हो जाता पौधा, इसमें पौधे बड़े हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और बालियां जो है अच्छी नहीं लगती हैं जो है। तो ये कुछ प्रमुख रोग हैं जो धान में पूरे भारत में लगभग किसानों के यहाँ लगते हैं। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर सत्येंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं पटना बिहार से, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हेलो सत्येंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? मैम, आपका आवाज बहुत कट के आ रही है। ठीक है, हमें आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। क्या जानना चाहेंगे आप? मैम, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ मैं बोरे लगाया हुआ हूँ, तो उसमें फूल आती है लेकिन फल लगती नहीं है, सब फूल गिर जाती है, झड़ जाती है। लोबिया फसल में फूल आ रहा है, फल नहीं है, मतलब वो फसल जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है? जी, और वो बड़ा वाला जो बड़ा साइज का होता है, लगभग 2 फीट का वो फल लगता है, वो वाला है जो ऊपर चढ़ा के, जिसको हम लोग मचान बोलते हैं, मचान पर लगाए हुए। हाँ, ठीक है। मैं समझ गया सत्येंद्र जी। जो आपका ये फल नहीं लग रहा है, इसके 2-3 कारण होते हैं। पहले तो आप जो है कोई पोषक तत्व की कमी होने से भी फूल गिर जाते हैं, तो वो थोड़ा सा आप जब भी फसल लगाएं, सब्जी खास करके, क्योंकि आजकल खेती बहुत लाभदायक हो गई है और इसको लगाते समय बहुत ध्यान देने की, पहले ही रूपरेखा एक बना लेने की ज़रूरत है। तो एक तो अपने आप मिट्टी की जांच जरूर कराएं और देखें उसमें किस पोषक तत्वों की कमी है। दूसरा, कीड़े एक लगते हैं, उससे भी एक रोग भी लगता है और कीड़ा भी लगता है। तो फूलों के जड़ों के पास अगर कीड़े लग रहे हैं, आप ध्यान से देखें क्या कीड़ा काट रहा है, इसकी वजह से वो गिर जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो किसी भी दवा का छिड़काव करें, किसी निदान करा लें। किसी से कुछ नहीं निदान भी हो पा रहा तो इमिडाक्लोरोपीड एक दवा है, 1 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें अगर आप कीड़ा वहाँ दिखाई पड़ता है आपको जो है। दूसरा, अगर आप ऐसा है कि रोग भी लगता है जिसके वजह से वो फसल जो है वो फूल वहीं से गिर जाते हैं, सूख करके मुरझा जाते हैं। वो कई रोग हैं उसमें, लेकिन आपको सामान्य रूप से मैं बताऊं कि अगर आपको कुछ नहीं पता, पहले तो आप निदान कराएं किसी कृषि विज्ञान केंद्र पर और किसी भी कृषि संस्थान में दिखा करके। नहीं भी पता चल रहा है तो मेनकोजेब एक दवा होती है, बाद में दवा अभी तो बंद होने वाली है, लेकिन अभी बाजार में उपलब्ध है मेनकोजेब, कार्बेंडा और एक या कार्बेंडाजिम मिलती है। दोनों में से जो भी मिल जाए, मेनकोजेब अगर आपको मिल जाए तो 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके एक छिड़काव कर दें, या कार्बेंडाजिम अगर मिल रही है तो आपको करीब 1 ग्राम जो है आप करीब 2 लीटर पानी में, 2 से 3 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर दें जो है, और देखें संभवतः वो रुक सके। लेकिन मैं फिर भी आपको एक और सलाह दूंगा कि आप निदान कराएं। देखिए किसान भाइयों से मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि नॉर्मली जैसे हम आदमी बीमार होते हैं तो डॉक्टर को जब तक कुछ टेस्ट होते हैं, देखते हैं, जब तक पता नहीं चलता है कि असली रोग क्या है तो निदान होना संभव नहीं हो पाता। इसी तरह से फसलों में भी है कि जब भी रोग कोई लगे तो आप तुरंत जो है, या तो कोई एक्सपीरियंस किसान हो या कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो गांव में, या कोई जानता हो,
या कोई अब बहुत सा व्हाट्सएप है, अगर प्लांट प्रोडक्शंस के बहुत से व्हाट्सएप हैं, अगर फोटो वो भेज दें, जैसे हम लोगों के भी व्हाट्सएप है, नंबर उनको अवेलेबल है, फोटो भेज दें तो उसको भी देख करके हम लोग बता सकते हैं कौन सा है वो अपनी फसल को पहले एक बार ही दिखवा लें, उसके बाद ही किसी तरीके की आप दवा का जो है वो उसके अंदर आप छिड़काव करें या उसके बाद ही आप उसका नियंत्रण करें। कार्यक्रम में चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। देखते रहिए लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन की और साथ ही बात हो रही है कृषि शिक्षा एवं रोजगार की। डॉक्टर दुबे और डॉक्टर सलूजा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अगर इन दोनों विषयों के संबंध में आप कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पर फोन कीजिए 1800-113060 और 61, ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। केवल एक छोटा सा निवेदन, जब भी आप अपना प्रश्न पूछे अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें जिस दौरान आप अपना सवाल विशेषज्ञ से पूछ रहे हो। डॉक्टर सलूजा, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कृषि के ये जो शिक्षा है, कृषि शिक्षा का जो स्टेटस है वो हमारे देश के अंदर कैसा है? ये बड़े दुख की बात है कि हम कृषि प्रधान देश होते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत इतना अच्छा नहीं है। हम जिसको बोलते हैं इट्स ए वेरी वीक HRD बेस इज देयर। क्योंकि देखिए जो जितने भी ग्रेजुएट निकलते हैं, खाली 1% ग्रेजुएट जो हैं वो खाली कृषि से निकल रहे हैं। और जो हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ का नंबर भी इवन दो वो 9% है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का नंबर है, लेकिन वो नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा जो प्रॉब्लम है कि वोकेशनल कोर्सेज या जो ITI जैसे सिस्टम जो होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज हैं, उसके लिए कोई पेडागोजी नहीं है। हमारे टर्शियरी लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं ग्रेजुएट लेवल या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, वहाँ पर ICAR सिस्टम के कारण बहुत अच्छा ग्रोथ है और उन्हीं की रिसर्च और एजुकेशन से हमारा कंट्री में जो वाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन सब कुछ है। लेकिन जो नीचे फार्मर्स के लेवल पे टच होने के लिए वो एजुकेशन ऑल टुगेदर मिसिंग है। तो जो जिसको कि हम उनको कॉम्पिटेंसी स्किल्स दे सकें, उनको जो नई खोज है उसकी अवेयरनेस दे सकें, वो शिक्षा एक पारंपरिक रूप में वहाँ पर मिसिंग है। और इसीलिए नई जो शिक्षा नीति आई उसमें बोला गया है कि हमको ज़्यादा फोकस उस पर करना है कि उनके वो प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स बने, उनमें स्किल ओरिएंटेशन ज़्यादा हो और मल्टी फेसिट उनमें स्किल होना चाहिए। और इवन शिक्षा नीति में तो ये भी बोला गया है कि जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं उनमें भी हम अगर कृषि के कुछ कोर्सेज डाल के, ताकि इसको एक्सटेंड कर सके, इसका सबको इसको मिल पाए। तो ये जो 2-3 कारण है कि इसका जो स्टेटस है इसको हमको और स्ट्रेंथनिंग करना है, क्वालिटी भी इम्प्रूव करना है, और यही इसका स्टेटस है। बिल्कुल। एक प्रोफेसर होने के नाते आप क्या बताएंगे कि ये जो स्तर है इसको कैसे ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे जो हमारे युवा हैं उनको कृषि शिक्षा की ओर आकर्षित करें, किस तरह के प्रेजेंटेशंस होने चाहिए जिससे कि उनको समझ आए कि कृषि शिक्षा भी लेना उतना ही ज़रूरी है अगर आप खेती किसानी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो? देखिए, कृषि क्षेत्र में अभी हमारे जो ICAR सिस्टम में जो टर्शियरी लेवल पे जो प्रोग्राम है उसमें ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम में काफ़ी चेंज किया गया है, जिसमें कि हम इनको बोलते हैं कि एक कंपोनेंट डाला गया है, रेडी कंपोनेंट, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और अवेयरनेस अबाउट द डेवलपमेंट योजना, जिससे कि वो उनमें कैसे वो एंटरप्रेन्योर बनेगा, कैसे वो रूरल लाइफ के बारे में,
क्या जो उनका जो प्रोजेक्ट है उस सब का पूरा उनको 1 साल का ज्ञान दिया गया है और इवन स्टाइपेंड भी देते हैं। तो उसमें तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है कि ग्रेजुएट लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। लेकिन जो नीचे लेवल के जो मैं बात कर रहा था कि जो कि टेक्नीशियन लेवल पे मैन पावर नहीं है, तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया है और इसी तरह से फूड प्रोसेसिंग में भी स्किल सेक्टर है, वो छोटे छोटे उनको कोर्सेज करवा के स्किल काउंसिल के डिफरेंट सेंटर्स है और फार्मर्स को सर्टिफिकेशन भी दे रहे हैं, जिससे कि उनको जॉब में भी और लोन वगैरह में भी हेल्प मिलेगा। इसके अलावा जो डिस्टेंस लर्निंग है या ऑनलाइन लर्निंग है उसका भी महत्व बढ़ रहा है। अगर हम उनको डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन में जो छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, जैसे मशरूम कल्टीवेशन है, पोल्ट्री फार्मिंग है, जो कि इमर्जिंग वोकेशंस हैं, डेयरी फार्मिंग है, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, प्रिसीजन फार्मिंग है, या ड्रिप इरिगेशन के बारे में, ऐसे स्मॉल वोकेशंस में हम उनको ट्रेन करेंगे तो युवक आएगा भी सही और उनकी इनकम भी बढ़ेगी। बिल्कुल। और इसी के साथ कृषि शिक्षा एवं रोजगार विषय पर भी हम आगे डॉक्टर सलूजा से बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, एस कुमार जी छत्तीसगढ़ से, उनका सवाल जानते हैं। हेलो। हाँ मैडम नमस्ते। जी आप नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कुमार जी अपना पूछिए सवाल, क्या जानना चाहते हैं? मैडम क्या है, छत्तीसगढ़ में धान का रोपाई हुआ है जी, उसमें तना छेदक का प्रकोप ज्यादा हो गया है। ठीक है। तो उसके निदान के लिए क्या दवाई छिड़कना है, और जड़ों में लाल कीड़ा हो गया है। ठीक है जी। हाँ, तो मैं तना छेदक के लिए आप एक दवा फिप्रोनिल मिलती है, बाजार में मिलेगी, 0.3 ग्राम उसकी सांद्रता होती है, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के दर से उसको आप उसका छिड़काव करें जो है। और वो जो लाल कीड़े हैं उसका भी वो उसको करेगी। वो नहीं है तो क्लोरोपायरीफास भी डाल सकते हैं, अगर वो फिप्रोनिल नहीं मिलेगी तो क्लोरोपायरीफास ले लें आप जो है 10G का 10G का सांद्रता वाला, और 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से उसको भुड़काव करें जो है। ये दोनों में से जो भी दवा मिले आप प्रयोग करें। और जब भी यह मैं बार बार बताता हूँ कि रोग हो और कीड़ों के प्रबंधन के लिए एक सामयिक रोग प्रबंधन की रूपरेखा किसान भाई को पहले से ही बनानी पड़ती है। जैसे वो बुआई करते हैं उससे पहले वो अच्छा स्वस्थ बीज लें, बीज को उपचारित करें, और उनके क्षेत्र में कौन कौन से कीटे और व्याधियां आती हैं उसकी प्रबंधन की एक रूपरेखा पहले से बना ले जाए। नहीं तो क्या होगा, अभी जैसे इनके खेत में कह रहे हैं तना छेदक लग रहा है, अगर 30-40% पौधे ग्रसित होंगे तो दवा डालेंगे वो भी घर से चला जाएगा और बचेगा नहीं जो है। तो पहले से ही इनको पता अगर रहे कि हमारे क्षेत्र में ये आता है तो उसके लिए क्या ध्यान देना है, वो सब चीज़ें इसके लिए इनको करना पड़ेगा जो है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम कुमार जी, हम उम्मीद करेंगे कि जो जानकारी डॉक्टर दुबे ने आपको दी है उससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही डॉक्टर दुबे आप ये भी बताएं कि दलहनी फसलें भी इस वक्त जो हैं वो हमारे खेतों में लगी हैं और काफ़ी संवेदनशील होती हैं। ऐसे में कई तरह के रोग दलहनी फसलों में भी लग जाते हैं, तो कैसे पहचान की जाए कौन सा रोग है और किस तरह से उसका जो है वो प्रबंधन करें? दलहनी फसलों में अभी जैसे मूंग उड़द किसानों के यहाँ लगी हुई है, और जैसे लोबिया है, मूंग उड़द लोबिया जो भी ये दलहनी वाली फसलें हैं, इस सब में लगभग एक ही रोग सभी लगते हैं, जो अलग अलग प्रकारों के। जैसे एक आजकल बहुत पीला चितरी रोग किसान भाई उसको नाम से जाते हैं, जिसे मुजैक कहते हैं, वो वायरल डिजीज जैसे कोविड होता है, देखिए अब फोटो में आप दिखा रही हैं वही है जो है। तो इसमें क्या है कि एक पीला ऐसे भी हुआ, एक मुजैक मोटी पत्तियाँ थोड़ी मोटी टेढ़ी होकर के पीला हो जाती है। तो ये विषाणु से लगने वाला, वायरस से लगने वाला रोग है, और एक बार ये खेत में आ जाता है तो कीड़े के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधों में इसका प्रसार होता रहता है, तो इसका प्रबंधन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए किसान भाई इसके लिए क्या करें कि अगर वो संख्या अगर कम है उनके खेतों में इस ऐसे रोगी पौधों को, तो उसको उखाड़ करके मिट्टी में दबा दें या कहीं जला दें जो है, और एक कीटनाशक दवा का छिड़काव करें जो है। जैसे थायमेथॉक्सम एक दवा होती है और जिसको एक्टारा के नाम से बाज़ार में मिलती है, और इमिडाक्लोरोपिड एक दवा है वो भी बाज़ार में जो है कॉन्फिडोर के नाम से मिलती है। तो 100 मिलीग्राम दवा को 500 लीटर पानी में घोल करके वो छिड़काव करें, तो ये पीला चितरी रोग का प्रबंधन हो जाएगा। लेकिन अगले साल वो ज़रूर ध्यान दें कि बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करने के लिए थायमेथॉक्सम का बीज उपचार करने के लिए भी एक दवा आती है,
क्रोजियर जिसको कहते हैं, या इमिडाक्लोरोपिड की भी बीज उपचार के लिए दवा आती है, वो 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उसको उपचारित करके ही लगाएं जो है। और दूसरा इसमें एक जालीदार अंगमारी रोग, जैसे अभी बारिश हो रहा है तो बहुत तेजी से पत्तियों पर कुछ लगता है कि गीला गीला सा धब्बा बनता है, फलियों में इवन लग जाता है। ये इवन कि आजकल बाजारों में आप फलियां तोड़ लाइए जो है फ्रेंच बीन इत्यादि की और लोबिया की, देखेंगे सड़ जाएगा। अगर घर में रख दीजिए वो सड़ी हुई एक फली पड़ी है उसमें तो पूरा फलियां सड़ जाती हैं। तो वो एक कवक से होता है और उस जालीदार वेब ब्लाइट जिसको बोलते हैं, उसके नियंत्रण के लिए भी किसान भाई अगर ज्यों या खेत में 1-2 पत्ते गलते हुए दिखाई दें तुरंत वो जो है दवा का छिड़काव करें। और उसमें जो है मैनकोजेब दवा जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल कर छिड़काव करें, या कार्बेंडाजिम अगर है तो 500 मिलीग्राम यानी 1 ग्राम 2 लीटर पानी में घोल करके, क्लोरोथेनोलिन कोई दवा है वो भी 1 से 2 ग्राम ले लें जो है प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें जो है। एक और दवा हेक्साकोनाजोल आती है, ये सब इन दवाओं से थोड़ी अच्छी है, थोड़ी महंगी है, इसलिए हेक्साकोनाजोल अगर मिल जाए तो 1 ml प्रति लीटर पानी में दर करके छिड़काव करें जो है। बिल्कुल। हमारे साथ अगले कॉलर मौजूद हैं फोन लाइन पर, सचिन जी मध्य प्रदेश से, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। जी मैडम नमस्ते। जी सचिन जी, आपसे मैं निवेदन करूंगी कृपया करके अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद करिए, उसके बाद ही आप अपना सवाल पूछिए, वरना विशेषज्ञों को आपका सवाल नहीं समझ आएगा और वो आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। जी सवाल। मैडम जो हमारी सोयाबीन है ना वो 1 महीने 5 दिन की हो चुकी है। ठीक है। तो उसके फूल खिल रहे हैं। सचिन जी, मैं चाहूंगी आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। सोयाबीन का जो फूल है वो गिर रहा है आपका, 1 महीना 5 दिन की आपकी फसल हो चुकी है। मैम इसका कोई उपचार? मैं चाहूंगी आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। ये सचिन जी, आपका फूल गिर रहा है कि पत्तियां सड़ रही हैं? ऐसा तो इसमें क्या होता है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश में जो अभी मैं बताया जाल अंगमारी रोग जो है बहुत तेज़ी से लगता है सोयाबीन में, और इसमें क्या होता है पूरा पौधा ही सड़ जाता है, पत्तियां सड़ने लगती हैं, फूल पर जो फूल होते हैं वो सबसे पहले संक्रमित होते हैं। तो जब फूल खिलेगा अगर वो बीमारी खेत में है तो वो संक्रमित होकर के फलियों को फूल को सड़ा देता है। तो वो थोड़ा सा निदान करा लें, उसका दिखा लें कहीं कृषि विज्ञान केंद्र में ले जा करके, और जब तक अगर वो दिखाने में उनको देर होता है तो उसके पहले वो एक दवा का छिड़काव करें जो अभी मैं बताया हूँ, हेक्साकोनाजोल अगर उनको मिल जाता है, कंटाफ के नाम से भी आती है, तो 1 मिलीलीटर दवा को लेकर के 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें, या मैनकोजेब मिल जाए, कार्बेंडाजिम मिल जाए, तीनों दवाओं में से जो भी मिल जाए जो है उसका छिड़काव करें। मैनकोजेब अगर लेते हैं तो 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें, 5 से 700 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर यूज करें, और कार्बेंडाजिम है तो 1 ग्राम दवा 2 लीटर पानी के हिसाब से मैं, और 5 से 800 लीटर जो है प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। लेकिन आप इनको सलाह दूंगा कि ये जरूर एक बार दिखा लें। पौधा कभी कभी क्या होता है उसमें ड्राई रूट राट लगता है, शुष्क जड़ गलन भी लगता है, उससे भी अगर पौधा सूख रहा है, इस समय तो बारिश हो रही है तो उसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन वो थोड़ा निदान करा लें जो है। ठीक है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, हमारा देखते रहिए लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है।
फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन की और साथ ही बात हो रही है कृषि शिक्षा एवं रोजगार के बारे में। अगर इन दोनों ही विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी पर दिखाए जा रहे हैं। आप सभी से हर बार एक छोटा सा निवेदन है, जब भी आप हमें फोन करते हैं, अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछते हैं, उस दौरान अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल अगर आप बंद रखेंगे तभी आप साफ आवाज में अपना प्रश्न पूछ पाएंगे और विशेषज्ञ आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। और अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर सलूजा का। डॉक्टर सलूजा, जब बच्चे अपनी जो छात्र हैं वो अपनी 10वीं कक्षा जब पार कर लेते हैं तब ज्यादा करियर के बारे में सोचना जो है वो शुरू कर देते हैं। कोई साइंस की फील्ड ऑप्ट करता है, कोई कॉमर्स में जाता है, कोई आर्ट्स में जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कृषि शिक्षा 10+2 के बाद हासिल करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, तो क्या जरूरी है कि साइंस के ही फील्ड के हो या कॉमर्स और आर्ट्स वाले भी इस फील्ड में जा सकते हैं? देखिए, अगर तो एक तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कई स्टेट में एग्रीकल्चर एज ए स्ट्रीम भी ऑफर होता है। तो जिनको अगर एग्रीकल्चर स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो वो एग्रीकल्चर स्ट्रीम लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कोई भी जो ग्रेजुएट लेवल करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो कि आईसीआर मॉडल का है, उसमें एक तरह से कंपलसरी है कि वो 10+2 साइंस बेस ही होना चाहिए, पीसीएम या पीसीबी या एग्रीकल्चर स्ट्रीम होना चाहिए। क्योंकि ये देखा गया है कि एग्रीकल्चर को मोर साइंस ओरिएंटेड बनाना है, तो इसलिए साइंस वाला होना ज़रूरी है। लेकिन हमारे जो डिस्टेंस एजुकेशन में, यहाँ जो शॉर्ट ड्यूरेशन के जो प्रोग्राम्स हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, उसमें साइंस होना ज़रूरी नहीं है। तो वो विद्यार्थी कॉमर्स के या उससे लेके भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि हमारे इग्नो में कई तरह के सर्टिफिकेट चल रहे हैं, डिप्लोमा चल रहे हैं, उसमें ताकि उन सबको एडमिशन मिल सके। तो 10+2 फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन टेक द एडमिशन इन एनी ऑफ द डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। लेकिन अगर उसको ग्रेजुएशन करना है तो साइंस लेना ज़रूरी है। इसी तरह से एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ने जो शुरू किए हैं प्रोग्राम, जो स्मॉल ड्यूरेशन की, उसमें भी वो लिमिट नहीं है, मतलब साइंस होना ज़रूरी नहीं है। और ऑनलाइन जो प्रोग्राम जो स्वयं चैनल से ऑफर हो रहे हैं, उसमें भी कोई साइंस होना ज़रूरी नहीं है। जिसका भी इंटरेस्ट है वो कर सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर दुबे, इस विषय में आप कोई जानकारी देना चाहेंगे? कुछ और ऐसी बातें जो आप जोड़ना चाहें? मैं ये बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों को कि अपने बच्चों को वह एग्रीकल्चर में भेजें। और स्टेट गवर्नमेंट हर राज्यों में सब जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं उनका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है। किसी किसी राज्य में तो वो साथ ही लेते हैं और मेरिट के अनुसार सब्जेक्ट को देते हैं। एक ही बार अपीयर होना है और मेरिट के अनुसार वो चले जाना है। और आईसीआर जो है वो नेशनल लेवल पर भी टेस्ट करती है। उसकी सीटें जो है पूरे ऑल ओवर पूरे भारतवर्ष में हर विश्वविद्यालयों में फिक्स होती है, तो उसमें भी वो अपीयर हों। और बहुत अच्छा है, वो एक बार बीएससी एजी में एडमिशन हो जाता है। देखिए, अगर बेरोजगारी का परसेंटेज देखें तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट का स्तर बहुत कम है,
सामान्यतः जो BSc AG करके लड़का कहीं न कहीं जा पा जाता है। इसलिए किसान भाइयों को मैं बहुत ये अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को एग्रीकल्चर में दें। और आजकल तो गवर्नमेंट की इतनी पॉलिसियाँ चल रही हैं कि जिसके वजह से उनको सहायता मिल रही है, वो BSc AG करने के बाद अपने उद्योग धंधों को कर सकते हैं। समस्या ये होती है कि BSc AG करने के बाद सभी लोग नौकरी के तलाश में चले जाते हैं। और नई शिक्षा नीति में बहुत अच्छा प्रावधान है कि उनको टेक्निकल स्किल का, जैसे डॉक्टर साहब ने बता रहा था, तरह तरह के छोटे छोटे उनको टेक्निकल स्किल दी जाएगी, जैसे मशरूम कल्टीवेशन का है या हनी बी प्रोडक्शन का है, ऐसे छोटे छोटे, जिससे कि वो BSc AG करने के बाद अपना उद्योग धंधा कुछ न कुछ लगा सकते हैं जो है। जी बिल्कुल। इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो जी सर। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम मैं प्रमोद पटेल बोल रहा हूँ। प्रमोद जी। जी तो मैम उड़द की और सोयाबीन की फसल बोई है अभी मैंने। सवाल अपना एक बार फिर से दोहराएं। तो उसमें कनकौआ की मात्रा अधिक है, जो मतलब खरपतवार अधिक ही है, उसमें परसूट का छिड़काव भी किया है मैंने। सोयाबीन की फसल आपने ले रखी है, उसमें खरपतवार हो रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं? मात्रा में सर परसूट का भी छिड़काव किया है परसों नरसों। ठीक है। तो मैम वो खत्म नहीं हुआ, ओनली पीला होकर फिर से हो गया चालू। ठीक है डॉक्टर दुबे। हाँ, अभी तो जब सोयाबीन इस समय तो फूल आ रहा होगा, तो मैं उनको सलाह नहीं दूंगा कि कोई दवा फूल आने पर वो छिड़काव करें जो है। अब उसको मैनुअली ही हाथ के द्वारा ही खरपतवार निकालें। अगले साल जब भी सोयाबीन की बुआई करते हैं तो वो एक दवा जो है वो प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी होती है, बुआई के समय ही ज़मीन में डाल दी जाती है। उसको पेंडिमिथिलीन है, उसको ज़रूर डालें। और फिर जमने के बाद भी जब छोटा पौधा है तो दवा का है जो दवा वो छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन इस समय तो मैं उनको वही सलाह दूंगा कि आप उसको हाथ से ही निकालने का प्रयास करें, ज़्यादा खरपतवार है तो, क्योंकि फूल इत्यादि आगे आ रहा होगा और वो खरपतवार ज़्यादा प्रभावी ढंग से नियंत्रण उसका होगा नहीं जो है, क्योंकि काफ़ी सोयाबीन की फसल काफ़ी घनी होती है और खरपतवार उसके नीचे दबे होते हैं जो है। ठीक है डॉक्टर दुबे, इसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे जिन किसान भाइयों बहनों ने पॉली हाउस में जो है वो खरीफ फसलें लगा रखी हैं, क्या उनमें भी किसी तरीके के रोगों का जो है वो प्रकोप हो सकता है? अगर होता है तो कौन से वे रोग हैं और कैसे? जरूर पॉली हाउस में आजकल कीड़े और रोगों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसमें एक बार अगर कोई रोग का कारक घुस गया तो वो उसी वहीं रहता है। जो मिट्टी एक बार संक्रमित हो गई तो वो रोग का कारक मृदाजनित जितने भी रोग हैं उसी में रहेंगे जो है, तो पूरी मिट्टी को स्टरलाइज करना पड़ता है। तो इसलिए किसान भाई ज़रूर ध्यान दें कि जब पॉली हाउस में खेती करते हैं जो भी, तो वो एक कीड़े और रोगों को उसमें स्टेब्लिश ना होने दें, स्थापित ना होने दें। उसके लिए वो सभी कर्षण क्रियाएं करें जिससे कि वो रोग वहाँ ना जाने पाए। जैसे कि वो रोगी पौधे जो दिखें उनको उखाड़ करके जला दें, स्वस्थ बीज का प्रयोग करें, बीज को उपचारित करें, कभी भी आर्द्रता ज़्यादा ना होने दें, और जो है वायु का संचार अच्छी तरह से मेंटेन करें। थोड़ा सा भी वायु संचार कम होगा, आर्द्रता पॉली हाउस में बढ़ जाएगी तो बहुत से रोग, जैसे आजकल देखने को आता है स्क्लोटीनिया स्टेम रॉट है, जो आपको बीन्स लगी है उसमें, इवन कि खीरा की फसल है पॉली हाउस में उसमें लग जाता है, शिमला की फसल, शिमला मिर्च की फसल है उसमें लग जाता है, और 3-4 दिन में ही पूरी फसल सड़ करके नष्ट हो जाएगी। किसान भाई देखते होंगे उसमें जल सिक्त धब्बे बनते हैं और सफ़ेद सफ़ेद कंठ कवक बनते हैं, कवक के जाल सफ़ेद सफ़ेद मसूर की तरह सफ़ेद रंग की रचना बन जाती है, बाद में धीरे धीरे वो भूरे रंग की हो जाती है। तो अगर ऐसे प्रकोप हो, थोड़ा भी मौसम अगर ख़राब लग रहा हो तो वो ज़रूर जो है बाहर के मौसम का उनको लगता है कि अंदर है प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आर्द्रता बढ़ते ही अंदर का प्रभाव पड़ता है। यानी तापक्रम को नियंत्रित रखना है। अगर आर्द्रता बढ़ गई, तापक्रम भी बढ़ गया पॉली हाउसेस का, तो निश्चित रूप से तमाम बीमारियां उसमें आने की संभावना बढ़ जाती है। तो वो अगर ये समय अगर तनासड़न लग रहा हो तो वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक दवा आती है, 2 से 2.5 ग्राम जो है प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और लेकिन मेरी ये सलाह उनको यही है कि वह थोड़ा सजग रहें और मिट्टी में नए रोग कारक को व्यवस्थित होने दें, ये जरूर ध्यान दें। जो भी अगर खाद मिलाते हैं
अपने पॉली हाउस में वो सड़ी गली हो। बहुत बार क्या होता है, अच्छी तरह से सड़ी नहीं गोबर की खाद होती है, कंपोस्ट होती है, तो उससे भी तमाम रोग कारक चले जाते हैं और वो तरह तरह के रोग फैलाते हैं। जड़ सड़न हो जाता है, डंपिंग ऑफ होता है, आर्द्रपर्तन रोग जिसको कहते हैं वो होता है, शुष्क जड़ सड़न, ग्रीवा सड़न, ये सब बीमारियां आती रहती हैं। फल सड़न, जो फल अगर मिट्टी में थोड़ा सा भी लगेगा वहाँ से तुरंत वो उसमें फल में सड़न हो जाती है। जो बिल्कुल, तो ये तमाम बातें हैं जो इनको आपने ध्यान में रखना है जिस दौरान अगर आपके पास अगर पॉली हाउस है और उसमें अगर आपने अपनी खरीफ फसलों की खेती की हुई है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन की और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं कृषि शिक्षा और रोजगार के बारे में। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर्स पर आप हमें फोन कर सकते हैं। डॉक्टर सलूजा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ग्रेजुएशन लेवल के बाद क्या कौन कौन से ऐसे रोजगार के अवसर हैं जो हमारे छात्रों के लिए खुल जाते हैं? कहाँ अपने नौकरियों के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, ग्रेजुएशन के बाद में पहले तो वो हर एक स्टेट में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एग्रीकल्चर की बहुत नई स्कीम्स आ रही हैं और नए मतलब प्रायोरिटी एरिया डिफाइन किया गया है, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, डेयरिंग, फिशरीज। तो किसी में भी वो स्टेट एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर ऑफिसर, एक्सटेंशन ऑफिसर, इन सब में उनको जॉब मिल सकती है। लेकिन हम जब सब जानते हैं कि जॉब तुम कम होती जा रही हैं तो हर एक को एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। इसी तरह से ग्रेजुएट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स एग्री क्लिनिक स्कीम्स के थ्रू वो लोग अपना कोई भी अपना एंटरप्रेन्योर शुरू कर सकते हैं। गांव में वो अपना एग्री बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, जिसमें कि वो इनपुट डीलर्स बन सकते हैं, पेस्टिसाइड डीलर बन सकते हैं, या सीड प्रमोशन, या जैसे सोलर के रिलेटेड जितना सोलर पंप लगाना, सोलर, इन सब में जो रिन्यूएबल एनर्जीज के हैं वो अपना काम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बहुत एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ डिजिटल मोड में जो आने का है वो काफ़ी बढ़ रहा है इसके उसमें, और फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी वो इसमें काफ़ी बढ़ोतरी कर सकते हैं इस क्षेत्र में। पर्टिकुलरली पोस्ट वैल्यू जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में अपना स्मॉल अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट फूड पार्क्स, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पार्क्स ये सब एस्टेब्लिश कर रहा है। तो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ती जा रही हैं इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के लिए।
बिल्कुल। हमारे साथ अगले कॉलर ब्रिजमोहन जी मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। ब्रिजमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। हेलो ब्रिजमोहन जी, अपने टीवी की आवाज को कृपया करके बंद कर दें, उसके बाद आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। समय हमारे पास कम है कार्यक्रम में, तभी आपका सवाल शामिल कर पाएंगे। मैं बोल रहा था कि सोयाबीन में पीलापन आ रहा है। ठीक है, सोयाबीन में जो इनका पीलापन आ रहा है, हाँ, पीला जो आपका सोयाबीन में आ रहा है वो पीला चितरी रोग है जो वायरस से लगता है। आप इस साल तो अभी बीज उपचार कर नहीं पाएंगे, आप केवल थायमेथाक्सम जो नामक दवा है या इमिडाक्लोरोपिड जैसे पहले मैंने बताया है, उसी दवा को ले आएँ और 100 मिलीग्राम दवा जो है 500 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें जो है, क्योंकि ये जो वाइट फ्लाई से, सफ़ेद मक्खी से बीमारी फैलती है एक पौधे से दूसरे पौधे। बस सफ़ेद मक्खी, इसको अपरोक्ष रूप से हम सफ़ेद मक्खी को मारते हैं, जिससे संक्रमण खेतों में फैलना बंद हो जाता है। ठीक है। डॉक्टर दुबे, आपने कार्यक्रम में हमें जानकारी दी कीटनाशकों के बारे में और कौन कौन से कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं हमारे किसान अगर रोग प्रबंधन करना है तो, लेकिन कई हमारे किसान ऐसे भी हैं जो कि जैविक रूप से खेती कर रहे हैं और जैव प्रबंधन अगर करना चाहें, जैविक तरीके से करना चाहें, तो वो कैसे कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए मैं किसान भाइयों को बताऊंगा, ये बहुत अच्छा है। वो जो है कुछ कर्षण क्रियाओं, एक तो स्वस्थ बीज लें, रोगी खेतों से बीज न लें, प्रमाणित संस्थाओं से बीज लें और बीज उपचार करें। और ख़ास करके बीज उपचार करने के लिए भी वो किसी रसायन का उपयोग न करें। बाजार में जैविक उत्पाद हैं जैसे स्यूडोमोनास, कुछ बैक्टीरिया के बने हुए स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, बैसिलस सेप्टिलिस या ट्राइकोडर्मा की विभिन्न प्रजातियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। वो 5 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम की मात्रा के हिसाब से बीज उपचारित करें। अब बुआई के पहले खेत में गोबर की सड़ी गली खाद, गोबर नहीं मिलता है तो कार्बनिक खादों का, आयल केक्स हैं, ये सब का प्रयोग करें। कीड़ों का संक्रमण होता है तो कुछ नहीं तो नीम की बिचौली जो है, नीम के बीज का जो अर्क बना करके डालें, नीम ऑयल है वो 5% उसका नीम ऑयल का छिड़काव करें। कहने का मतलब वो रसायनों का बहुत कम से कम उपयोग करें, फेरोमोन ट्रैप्स का उपयोग करें अगर वो कीड़े लगते हैं तो। कुछ कर्षण क्रियाएं का ध्यान दें, जैसे कि अगर क्रॉप रोटेशन अपनाएं, सस्य क्रम जो है एक साल जैसे अगर दलहनी फसल ले रहे हैं तो दूसरे साल फसल चक्र अपनाएं, वो अपनाएं जो है। इंटर क्रॉपिंग करें, जो एक मिलवा खेती, मिश्रित खेती या मिलवा खेती करें। जैसे आलू है उसमें लेट ब्लाइट लगता है, उसके साथ सरसों की अगर खेती लगा दें, 3-4 लाइन जो है आलू की, 1-2 लाइन सरसों की, वो हर क्षेत्रों के लिए संशोधित की गई है। कृषि विज्ञान केंद्रों से मिलेंगे तो बताएंगे कि कितनी लाइनें कौन सी लगानी है। तो ये सब लगा करके और करें तो निश्चित तौर से जो है उनको काफ़ी लाभ होगा। बिल्कुल। डॉक्टर सलूजा, चलते चलते आपसे भी मैं चाहूँगी कि आप बताएं कृषि शिक्षा और रोजगार क्यों बहुत ज़रूरी है हमारे आगे आने वाले युवा किसानों के लिए, बहुत संक्षेप। जैसे डॉक्टर दुबे ने बताया कि कृषि एक बहुत मतलब नेसेसिटी और प्रायोरिटी एरिया है, तो उसको देखते हुए जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी ग्रोथ है। और देखिए हम कोविड के टाइम में भी कृषि एक सेक्टर था कि जिसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ बना रहा और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है। तो हम लोगों को कृषि शिक्षा में मेरा तो ये सुझाव है कि जो किसान या उनके जो युवक हैं कि वो कृषि में लें और उनकी प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसमें वो बाहर भी जा सकते हैं, अगर वो अच्छा पढ़ेंगे तो बाहर भी जा सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर दुबे, डॉक्टर सलूजा, आपका दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और विषयों के संबंध में इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को मुहैया कराई, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो किसान भाइयों बहनों, आज आपने जानकारी हासिल की खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन के बारे में और साथ ही कृषि शिक्षा और रोजगार के संबंध में भी जाना। उम्मीद करेंगे जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अब आइए आपको जल्दी से बता देते हैं कि हमारे कल के लाइव फोन कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। कल हम बात करेंगे पपीते की पौध की रोपाई और फसल की देखभाल के बारे में, और साथ ही बात होगी जैविक खेती से भूमि की उपजाऊ क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। दोनों विषयों के संबंध में पहले से ही कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी नोट करें hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी अपने प्रश्न आप हमें लिख सकते हैं।
दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800113060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ भी आप अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हेलो किसान कार्यक्रम को देख सकते हैं और टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।